नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आग में झुलसकर मां के साथ 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। रसोई गैस लीक करने से घर में लग गई थी आग। पूरे इलाके में मचा कोहराम। आभूषण दुकान में भीषण चोरी। व्यवसायियों में भारी आक्रोश। कैमरे में कैद हुए अपराधी। और एमडीडीएम कॉलेज में छात्राओं का जोरदार प्रदर्शन। प्रिंसिपल चेंबर में जड़ दिया ताला। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की आग में झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना मीनापुर थाना इलाके के नंदना गांव की है। बताया जा रहा है कि नंदना गांव के अशोक शाह की पत्नी शोभा देवी गैस पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। इसी दौरान गैस का पाइप लीक कर गया और पूरा घर आग की चपेट में आ गया, जिससे अशोक शाह के 3 बच्चे जिंदा जल गए। वहीं पत्नी शोभा देवी इलाज के दौरान दम तोड़ दी। स्थानीय लोगों ने घर के पीछे की खिड़की तोड़कर सभी को बाहर निकाला। तब तक बच्चों की मौत हो चुकी थी। पति अशोक शाह हैदराबाद में रहकर मजदूरी करता है। घटना के बाद पूरा नंदना गांव गमगीन है। मौके से हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आमिर ने। नंदना गांव के उसी घर में हम मौजूद है जहां बीती शाम ये घटना घटी है। बताया जा रहा था कि सिलेंडर विस्फोट से ये घटना घटी है, लेकिन यहाँ इस घटना स्थल पर आने के बाद कुछ और ही पता चला है। ग्रामीणों ने बताया है कि देखिए, सिलेंडर का जो पाइप होता है, ये रेगुलेटर पाइप, ये काफ़ी दिनों से लीकेज था और लीकेज होने की वजह से महिला को पता नहीं चला कि पाइप लीक हो रहा है और दूध गरमाने के क्रम में आग पकड़ लेती है घर में। और जो दृश्य है यहाँ का देख के आपका भी दिल दहल जाएगा। देखिए, ये पलंग है और किस तरह से यहाँ पर 3 बच्चा, छोटा छोटा 3 बच्चा सोया होता है और उसके बदन में आग पकड़ लेता है और बच्चा की मौत हो जाती है। स्थानीय जो ग्रामीण है वो इस खिड़की में देखिए रेस्क्यू करके किस तरह से खिड़की दिखाना चाहेंगे। खिड़की को, जंगला को तोड़कर जो घायल है उसे निकाला गया। इस तरह आपको एक तरफ फिर दिखाते हैं, इधर की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरह से। देखिए, बच्चे का दूध, इस तरफ आप देख सकते हैं, दूध गर्म करने के दौरान ये घटना घटी है। यहाँ पर सिलेंडर भी बिखरा हुआ है, काफ़ी सामान बिखरा हुआ है। एक ही घर है, गरीब परिवार है। अशोक शाह का ये घर है। देखिए, जो महिला है शोभा देवी, वो आटा भी गूंथ चुकी थी रोटी बनाने के लिए और इस दौरान जो बच्चे हैं वो लगातार रो रहे थे, उन्हें दूध गर्म करके देना था। तो काफ़ी गरीब परिवार है। जो घटना घटी है, पूरा गांव गमगीन है इस वक्त। पूरे गांव में मातमी माहौल है। आप तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना आपको हम चाहते हैं। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं और घटनाक्रम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चाची, की हो लग रहा रात में, शाम में की हो लग रहा? साँझ में हो गया कि से गैस के अथी पाइप माने अथी लीकेज रहलक है पाइप, वही में से दूध औंटे गया। धिया पुता के नाश्ता के लेल बनावे गल। दूध औंटला के बाद में वो अपने मने रोटी बनाबो नहीं किया, पूरा में फैल गया गैस, पूरा में आग धर लिया। कैसे बच्चा आप लोग निकाले? बच्चा निकाले, सब बच्चा का निकाला। मरद सब माने अथी से अड़ोस पड़ोस के पूरा समाज गांव के आदमी से जुटा, तब उसका निकालल गया। कैसे अंदर से रेस्क्यू करके आप लोग बाहर निकाले थे? देखिए, ये तो दिल दहला देने वाली घटना है, पूरे देश को मर्माहत कर दिया है। और ये घटना मेरे साथ भी 2019 में घट चुकी है, इसी गैस एजेंसी के लापरवाही से। इसका पूरा जितना भी डब्बा उब्बा है, गैस का जो सिलेंडर है, वो जो इस समय पूरा एक्सपायर हो चुका है।
मैं आपके टीवी के माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि पूरे मुजफ्फरपुर जिले के जो गैस उपभोक्ता है इस समय बम पर बैठे हुए हैं। यानी कि जो एजेंसी है वो कभी भी आकर के टेक्नीशियन के द्वारा चेक नहीं कराती है कि पाइप में खराबी है, कि गैस में खराबी है, कि रेगुलेटर में खराबी है, और इसका नतीजा ये आपके सामने है। ये घटना हुई है, बहुत दुखद है। एक साथ 3 बच्चे मरे हैं, उसकी मां भी मरी है, और ये मर्माहत कर देने वाली है। इस तरह की घटना दूसरी नहीं हो तो प्रशासन और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। रह गया प्रत्यक्षदर्शी, तो आपके बगल में खड़े हुए हैं, इन्होंने रेस्क्यू कर करके निकाला है। इनसे पूछिए कि कितना दर्दनाक दृश्य था। जो है प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार साहब। दिलीप जी, क्या हुआ था उस वक्त? हम पड़ोस के ही हैं। यहाँ जब पड़ोस में इस घर में धुआं उठने लगा तो हम लोग दौड़ के अपने घर से आए, तो यहाँ तो देखते हैं कि 3 बच्चा जो है जल रहा है, एक छटपटा रहा है। उसकी माँ उसको बचाने के क्रम में उसी में थी, खाना बना रही थी। इतना दर्दनाक घटना था कि वहाँ आदमी टिक नहीं पा रहा था कि हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत बांध करके उसको जो है निकाल रहे थे, घिसते थे घर से, तो उसका हाथ का पूरा चमड़ा, पैर का पूरा चमड़ा बाहर आ रहा था, हम लोग के हाथ में आ रहा था। इतना बच्चा को पहले निकाले, फिर उसके माँ को निकाल के बाहर किए, फिर गैस सिलेंडर को जो है बाहर किसी तरह से निकाल करके बाहर उसको पहले उसको बचाया गया। घर में तो चारों तरफ आप देखिए लीजिएगा अंदर जा करके कि क्या स्थिति है। पूरे घर में समझिए कि आग चारों लपेटा लिए हुए था। हिम्मत काम ही नहीं कर रहा था कि क्या करे, लेकिन स्थानीय लोग तब तक जुट गए। उसके बाद जो है पानी से लोग उसको बुझाया, फिर एम्बुलेंस को बुलाया गया, उसको जो है उपचार के लिए मेडिकल भेजा गया। लेकिन फिलहाल 4 लोगों की मौत। हाँ, 4 लोग मौत हो गई। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। स्थानीय ग्रामीण का कहना है कि इसमें जांच होनी चाहिए। पाइप पे लीकेज थी या और भी कोई कारण है, क्या कारण है, तो जांच होने के बाद ही स्पष्ट होगा। मीनापुर से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में इन दिनों चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बेखौफ होकर बदमाश चोरी की घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं। वहीं ताजा मामला सरैया थाना क्षेत्र के बसैठा बाजार का है, जहां देर रात एक ज्वेलरी दुकान में भीषण चोरी की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। साथ ही यह पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई, जिसमें साफ साफ 2 बदमाश आते दिख रहे हैं। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे। गौरतलब है कि लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों में काफी आक्रोश है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक इन चोरों को पकड़ पाती है। मंगलवार को मीडियम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं के द्वारा डेवलपमेंट फीस के विरोध में प्रदर्शन किया गया, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान गार्ड की दबंगई के कारण छात्राएं आक्रोशित हो गईं। इस दौरान भारी हंगामा हुआ। छात्राओं के साथ गार्ड ने बदतमीजी करते हुए धक्का मुक्की की। इस दौरान उन्हें हल्की चोटें भी लगी हैं, हालांकि वह ठीक हैं। वहीं छात्राओं ने हंगामा करते हुए कॉलेज की प्राचार्य के कार्यालय को भी ताला लगाकर बंद कर दिया। इस दौरान कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आनन फानन में कॉलेज प्रशासन के द्वारा मौके पर मिठनपुरा थाने की पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंचे मिठनपुरा थाने की पुलिस के द्वारा छात्राओं को समझा बुझाकर शांत कराया गया। दरअसल अखिल विद्यार्थी परिषद की छात्राओं का कहना है कि सरकार ने कई साल पहले निर्णय लिया था कि किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, तो ऐसे में डेवलपमेंट के नाम पर क्यों पैसे वसूल किए जा रहे हैं? यह अवैध उगाही है। इसको लेकर हमने बातचीत भी की, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ, इसलिए आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस दौरान हमारे साथ बदतमीजी की है और हमें चोटें भी लगी हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर प्राचार्य का कहना है कि छात्राओं को भ्रमित किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। डेवलपमेंट फीस के नाम पर सभी कॉलेज पैसा ले रहे हैं और यह उन्हीं के विकास के लिए है, लेकिन छात्राओं को असामाजिक तत्वों ने भड़का दिया है। हम उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी जैसे कि छात्राओं के लिए नीतीश सरकार ने 2014 में जब ये रूल निकाला था कि छात्राओं को फ्री शिक्षा मिलेगी, 1 रुपया 98 तक उनसे नहीं लिया जाएगा किसी भी कारण से, जब वो कॉलेज डेवलपमेंट का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो। कॉलेज डेवलपमेंट का पैसा सरकार देगी उन लोगों को, लेकिन फिर भी छात्राओं से पैसा क्यों लिया जा रहा है 2000-3000 तक? हम इसी बात को लेकर के कल प्रिंसिपल से मिले, वीसी तक को फ़ोन किए। वीसी जब प्रिंसिपल मैडम को कॉल बैक किया तो प्रिंसिपल मैडम बोलती है कि हमारे कॉलेज में कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। जब पैसा नहीं लिया जा रहा है तो यहाँ चालान किस चीज़ का कट रहा है? सही बात है।
किया गया छात्रों के साथ। हाँ, बदसलूकी किया गया है। अभी हम लोग के पैरों में चोट लगा है, हाथ में चोट लगा है। गार्ड अंकल जो है वो हम लोग के साथ बदसलूकी किए हैं। हटाने की मांग करोगे? और ये जो पैसा लिया जा रहा है छात्राओं से, अवैध वसूली जो हो रही है वो हटाया जाए। बस हम लोगों का यही मांग है। हम लोग प्रिंसिपल के जो ऑफिस का ताला बंद किया है वो भी खोल देंगे और विरोध प्रदर्शन भी हम रोक देंगे। गार्ड को लेकर क्या कुछ मांग है? गार्ड को लेकर के देखिए, गार्ड का सबसे गंदा आदत है, वो गार्ड ही नहीं, सिर्फ यहाँ के जो स्टाफ्स हैं वो भी छात्राएं जब आती हैं तो उन लोगों से सही से बात नहीं किया जाता, अवैध ढंग से मतलब अभद्र तरीके से बात किया जाता है। कम से कम छात्राएं आती है कुछ काम को लेकर के तो उनसे ठीक से बात किया जाए, वो भी नहीं। उन लोगों से एकदम अभद्र टाइप बात किया जाता है कि हटो चलो, मतलब इस तरीके से। और उन लोगों का काम एक दिन में नहीं, एक मिनट, उन लोगों का काम एक दिन में नहीं होता है। एक दिन जाएंगे, कल आइए, परसों आइए, तरसों आइए, ऐसे करके काम होता है उन लोगों का। ये कोई तरीका है? नाम के लिए बस ये कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है महिलाओं के लिए, लेकिन ये सबसे घटिया कॉलेज है। किस चीज़ का फीस लिया जा रहा है? पीजी, ग्रेजुएशन और इंटर लेवल की जो लड़कियां हैं, ये मतलब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि इन लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, फ्री शिक्षा दी जाएगी इन लोगों को। लेकिन फिर भी पैसा क्यों लिया जा रहा है? जब हम इस बात का पूछे प्रिंसिपल से तब वो बोलती है कि डेवलपमेंट पैसा ले रहे हैं। डेवलपमेंट का पैसा स्टूडेंट क्यों देंगे? सरकार ये तो नहीं बोली है कि स्टूडेंट देंगे डेवलपमेंट का पैसा, वो सरकार देगी। तो वो बोल रही है सरकार की तरफ से हमको कोई पैसा नहीं आ रहा है। सरकार पैसा नहीं दे रहा है तो उसके जिम्मेदार हम लोग थोड़ी रहे हैं। सरकार से मांगे वो पैसा, हम लोगों से क्यों मांग रही हैं? कितना पैसा लिया जाए? क्या हाथ नहीं लगा? हाँ रिकॉर्ड है मोबाइल में। हाँ 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 हाँ, बहुत रिकॉर्ड है तो ठीक है। क्या हुआ? क्या 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 कुछ भी नहीं हुआ। ये सब नहीं पढ़ने वाला लड़की लोग है, वो नहीं पढ़ने वाली लड़की लोग है। देखिए, ये घटना कल की है। एबीपी की जो एक लड़की है प्रिया, उसने शिकायत की। मुझे सुनने में आया कि उसकी कुछ शिकायतें हैं। मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया अपने चैम्बर में, जहां हमारे कुछ वरीय शिक्षिका भी बैठी हुई थी और एक मीटिंग चल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी समस्या क्या है? तो उन्होंने बताया कि फ़ीस संबंधी समस्या है कि जब सरकार ने लड़कियों की फ़ीस माफ़ी कर दी हुई है तो हमारे यहाँ शुल्क क्यों लिया जा रहा है। मैंने उनको कहा कि आपको मैं समझाऊंगी तो शायद बेहतर नहीं समझेंगी, तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उनको बताया कि किस परिस्थिति में लिया जा रहा है। उनका ट्यूशन फ़ी नहीं लिया जाता है, एडमिशन फ़ी नहीं लिया जाता है, और जो सरकार का जो गाइडलाइन है वो हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। पीजी की छात्राओं को 245 का, जिसको कि चालान के थ्रू से लिया जा रहा है, कोई नाजायज़ ढंग से नहीं, और उसमें सारे उन लड़कियों को कहा गया कि आपको ये पैसा क्यों लिया जा रहा है। वो अलग अलग मद में लिए जा रहे हैं जो उनके मिसलेनियस है, जो उनकी सुविधाओं के लिए हमको लेना पड़ रहा है। जैसे कि हमें साइकिल स्टैंड की व्यवस्था करनी पड़ती है, हम लोग को उनका जो गार्डन है, लॉन है, पुस्तकालय का मेंटेनेंस है, कॉलेज का मेंटेनेंस है, ये सब लाइट है उसी में है, और बहुत सारी सुविधाएं जो है कॉलेज में हमने वाईफाई उन्हीं लोग के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो बहुत सारी जो अलग अलग हैं जो कि हम लोगों ने उनके फीस स्ट्रक्चर पे भी जो निकाला था उसमें हम लोगों ने दिया था। और ये ऐसा नहीं है कि ये एमडीडीएम कॉलेज में लिया जा रहा है, अन्य सभी कॉलेजों में। हमारे कॉलेज की अगर तुलना की जाए तो सबसे कम हमारे कॉलेज में ये लड़कियों की सुविधाओं के लिए लिया जा रहा है। एक तरह से समझिए कि उनके व्यवस्था के लिए लिया जा रहा है, और वो भी बता करके सबसे कम हमारे कॉलेज में है। और ये छात्राओं के, मैंने कहा ये कोई फ़ीस नहीं है, ये आपकी फ़ीस माफ़ है, ये कॉलेज में आपको जो सुविधा दी जा रही है। आप बताइए कि आज के समय में, और जब सरकार में, हालांकि सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि कॉलेज नहीं लगा, ये पैसा भी नहीं, सही बात है, पर तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार से इस कॉलेज ने, जब मैं 2019 दिसंबर में आई थी, उससे पहले 2 साल से इन लोग से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था। कि सरकार ने बोला कि आप पैसा नहीं लीजिए, हम पैसा भेजेंगे। उसके इंतजार में यहाँ कॉलेज ने 2 साल पैसा नहीं लिया, एक भी पैसा इनसे नहीं लिया। जब 2 साल गुजर गए और इस पर कोई सरकार की ओर से हमें कोई नहीं मदद मिली, और कॉलेज की व्यवस्था, छात्राओं के हित में जो व्यवस्था थी सब चरमरा रही थी, और बहुत तरह के मुसीबतें आ रही थी, तो हम लोगों ने एक मिनिमम चार्जेस अलग अलग, सुनिए, धक्का मुक्की नहीं, महिला में मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ लड़कियाँ, मगर आप देख रहे हैं कि ये जो छात्राएं हैं किस तरह से उग्र हो रही हैं। क्या इनको कोई महिला इनको रोक सकेगी?
नहीं तो कभी कभी, और हमारे यहाँ सिर्फ छात्राएं ही नहीं हैं, बाहरी बहुत सारे आते हैं गार्जियन मिलने के लिए, तो उनके लिए दरबान जो ये सिक्योरिटी है, कोई मेरा पर्सनल एक एजेंसी के थ्रू से लिया हुआ है, तो हमने दरबान एक दिया हुआ है हमारे कॉलेज के सेफ्टी के लिए। ये दिन के लिए दरबान है, रात के लिए दरबान है, क्योंकि हमारे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसको गर्ल्स हॉस्टल है, तो क्या हम सुरक्षा के लिए एक पुरुष को रखना गलत बात है? वो महिला कहाँ से सुरक्षित कर सकेगी महिला हमारी छात्राओं को? और दूसरा नहीं, एक मिनट, आप ये देख रहे हैं कि छात्राओं को चोट पहुंची है, मगर आप ये देख रहे हैं कि हमारे सारी छात्राएं जो देख रही हैं उन पर क्या असर हो रहा होगा? ये इनडिसिप्लिनरी एक्शन है या नहीं? ये प्रिंसिपल एक बैठा है, आप बात नहीं कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और ताला जड़ दिए और आप नाराबाजी लगा रहे हैं, तो क्या ये कहीं से सही है? जेन्युइनली इनको क्या करना चाहिए था? ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए था। एबीपी के हैं, आदर्श की बातें करते हैं। क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैं उनकी तरह से, वो बच्ची हैं, बचपना है, किसी के बहकावे में वो आ गई हैं। लोगों को लगता है कि ऐसा करने से प्रिंसिपल को हटा दिया जाएगा। मुझे ये जगह दिया गया है काम करने के लिए, मगर कोई भी प्रिंसिपल आएगा उसको काम करना है, इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। 7वां वेतनमान देने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर में नगर निगम कर्मी 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में हड़ताल के 8वें दिन मंगलवार को भी सैकड़ों निगम कर्मियों ने दहलखाना से जुलूस निकालकर कल्याणी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महासंघ के उपाध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि जब तक सरकार हमारी सभी मांगें पूरी नहीं करती हैं, तब तक हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। और जो है सो हमने यहाँ कल्याणी चौक पर नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया है, क्योंकि 8 दिन हड़ताल को हो गया और ये सरकार हमारे मांग को मानने के बजाय, हमसे बात करने के बजाय आज कल कोर्ट के शरण में चला गया। इनकी निकम्मापनी देखिए कि हम कोर्ट में कहें कि अभी बीमारी है, सीमारी है, दुनिया है, तो आप चाहते तो वार्ता करके 2 दिन में हड़ताल को आप समाप्त कर सकते थे, लेकिन इन्होंने हड़ताल समाप्त करने का काम नहीं कर रहा है। ये और आंदोलन को उग्र बनाने का काम कर रहा है, जिसके तहत पूरे शहर में बिहान थाली पर डुगडुगिया बजाकर नीतीश कुमार के लिए सोहर गावेगा नगर निगम कर्मचारी। हाँ, नहीं तो अभी भी सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो हमारी जायज़ मांग, गरीब गुरबा के मांग को माने, वो दिखावा ना करे। वोट के लिए पैर धोने वाला, पैर पोंछने वाला, धरती पर आकर जमीन पर उतरिए और इस गरीब गुरबा के मांग को दे दीजिए, फिर यही कर्मचारी आपका जय जयकार करेगा। नहीं तो यही कर्मचारी आज भूख से बिलख रहा है, बाल बच्चा इसके परेशान है, और ये आपके मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है, कह रहा है कि आपकी तानाशाही नहीं चलने देंगे, आपका कर्मचारी का शोषण वाला रवैया नहीं चलने देंगे। कर्मचारी में इतना उग्र है कि जब मीडिया, पेपर बंधु, आप लोगों के सिवा क्या नीतीश कुमार जी को नहीं मालूम हो रहा है? क्या प्रधान सचिव जी को नहीं मालूम हो रहा है? क्या हमारे नगर विकास के मंत्री को नहीं मालूम हो रहा है? आप फिर भी हमारी मांग को आप ये करके आप कोर्ट में जा रहे हैं। तो कोर्ट तो सर्वोपरि है, हम भी कोर्ट को सर्वोपरि मानते हैं, वो तो जो आदेश देंगे हमको करना होगा। लेकिन माननीय कोर्ट से भी मेरा आग्रह है कि गरीब गुरबा के मांग को दिलवा दें। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार हट्ठी है, ये सरकार जिद्दी है, ये गरीब मजदूर का मांग नहीं देना चाहती है, फ्री में खटवाना चाहती है। लोग कहता था अंग्रेज राज से बदतर राज है कि पेट नहीं भरे लेकिन रोड पर झाड़ू लगाओ, कचरा उठाओ, सफाई करो, ये करो। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चुन्ना पटाओ, एगो कचरा नहीं रहना चाहिए, एगो गंदगी नहीं रहना चाहिए। क्यों? ये सारे अफसर्स अपने लाज को बचाने के लिए कि हमारा शासन देखिए। 8वां दिन है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए, सुनवाई हमारा संपूर्ण राज्य में 17 नगर निगम, 65 नगर पालिका में और 24 नगर पंचायत में संपूर्ण हड़ताल है। और हमारी मांग सरकार से है, प्रधान सचिव से 2 राउंड बात हुई है, बिहार के मजदूरों की बात पर मानने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकार मजदूर विरोधी नीति है। अभी जब सारी बात हो गई थी और जब सरकार देखा हम घेरा रहे हैं
तो मध्यस्थता के लिए हाई कोर्ट में चले गए हैं। हाई कोर्ट में कल हम थे, हमारी बहस हुआ है। हम लोग पिछला बार भी हमको हाई कोर्ट कहा था कि ये कराना है हड़ताल तोड़ दीजिए, और सरकार को कहा था जो 3 महीना के अंदर में इनकी बातों को सेटिस्फाइड कर दीजिए। हमने मजदूरों को बिहार के कोरोना के हड़ताल तोड़ दिया, लेकिन 1 साल हो गया जब उन्होंने मजदूरों के हित की बात नहीं किया, दोबारा हड़ताल किए हैं। आज हमारा बहस है, हम जा रहे हैं, हम पूरी ताकत के साथ हम अपना पक्ष रखेंगे। जो हमने मजदूर आपकी बात को रखा है, यह सरकार निकम्मी है, मजदूर विरोधी, आपकी बात को नहीं रखा है। आप हमें न्याय दिलाइए। आगे के पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों के पक्ष में आकर के हमारे बात को हर एक्टिविटी पर ध्यान रख करके सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये नगर निगम प्रशासन जो झूठ मूठ का रणनीति तय कर रही है कि ऐसे तोड़ दिया वैसे तोड़ दिया, तो हमारे मीडिया बंधु हर जगह हैं। मीडिया बंधु से हम लोग बच कर नहीं जाएंगे, और जब हम तोड़ फोड़ करबे करेंगे, हम नगर निगम को नुकसान पहुंचाइए देंगे, तो फिर हमारा अस्तित्व क्या रहेगा। हम लोग शांतिपूर्ण अपना रणनीति अपना करके अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर सरकार जब तक हम लोगों का मांग नहीं देगी, गरीब गुरुबा का उत्थान नहीं करेगी, तो तक हम लोग वापस होने का उपाय नहीं है। और सरकार सुन ले कान खोल के। कल से हम लोग थाली बजाने का काम करेंगे, और परसों दूसरा प्रोग्राम करेंगे, और हर दिन किसी न किसी मंत्री का पदाधिकारी का पुतला दहन करेंगे। हम लोग का पूरे बिहार में हड़ताल पुरजोर तरीके से सभी जगह चल रहा है, और यह बिहार सरकार जो है वो मजदूर का वाजिब हक नहीं देना चाह रहा है। वो किसी तरह मजदूर की आवाज़ को दबाना चाह रही है। और जब वोट के समय आता है, तो वोट के समय यह सरकार झूठा दलित प्रेम दिखावा करके और सफाई मजदूर को पैर धो के हम लोग से वोट ले लेते हैं, और जब सरकार बनाने के बाद हम ही लोग पर चाबुक चलाते हैं। मंगलवार को भाजपा नेता आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन के उपरांत राजकीय सम्मान के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन में उनके शव को राष्ट्रीय झंडे में लपेटा गया था। जिस तिरंगा झंडा का अपमान करने की नीयत से जेपी नड्डा के द्वारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा पर अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान वाला दल का झंडा डाल दिए जाने को लेकर परिवाद दर्ज कराया गया। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि आईपीसी की धारा 153 बी के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है, जिसे सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि रख दी है। आज मैंने व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय में एक परिवाद दायर किया है, जिसमें मैंने मुदालय बनाया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री कल्याण सिंह जी के दिवंगत होने के अगले दिन यानी 22 अगस्त को नड्डा जी गए थे लखनऊ, और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उनका जो शव था वो तिरंगे से राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ था, और उसके ऊपर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान का ध्वज जो है उसको लपेट दिया, जिससे तिरंगे का अपमान हुआ है। नड्डा जी हाई प्रोफाइल लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, ऐसी मेरी मान्यता है, ताकि देश के झंडे का अपमान हो, तनाव फैले और करोड़ों देशभक्तों की भावना आहत हो। इसी के तहत आज मैंने माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया है। खुद भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा से मेरी ये मान्यता है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। देश का प्रतीक क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय चिन्ह। इसलिए हमारे राष्ट्रपति भी अगर इस तरह का जाने अनजाने कोई गलती करते हैं तो उन पर उंगली उठाने का अधिकार प्रत्येक भारतीयों को और नैतिक अधिकार है। इसी के तहत मैंने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मैंने मुकदमा दायर किया है। 53 बी ऑफ द इंडियन पेनल कोड के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। यदि मामला सिद्ध होता है तो अधिकतम 7 वर्षों की सज़ा हो सकती है अभियुक्त को। न्यायालय ने मामला स्वीकार। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के न्यायालय में ये कोर्ट परिवाद दायर किया गया है परिवादी के द्वारा।
कंप्लेंट को, परिवाद पत्र को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के द्वारा स्वीकृत करके सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित की गई है। सफाई कर्मियों की हड़ताल 8वें दिन मंगलवार को भी जारी रही। इसके कारण शहर में कूड़ा कचरा का उठाव नहीं हुआ। शहर के लोगों में महामारी फैलने की आशंका सताने लगी है। विभिन्न वार्ड के लोगों ने सफाई कर्मियों की हड़ताल को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समाप्त करने का अनुरोध किया है। मंगलवार को नगर निगम के सफाई कर्मियों, संविदा कर्मियों समेत अन्य कर्मियों ने निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया। नगर निगम के कार्यों पर भी हड़ताल का व्यापक असर पड़ने लगा है। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का कहना है कि जब तक उन लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी, प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं निगम कर्मियों द्वारा टिपर का कचरा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जबरदस्ती डाल दिया गया, जिसे लेकर नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि चौराहों पर निगम कर्मियों द्वारा जो कचरा डाला गया है, उसको लेकर निगम कड़ी कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण हड़ताल कर्मियों का अधिकार है। अगर वह शांतिपूर्ण हड़ताल करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस प्रकार आम जनजीवन प्रभावित करने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कूड़ा कचरा और गंदगी के कारण लोगों को महामारी का डर सताने लगा है। गंदगी, बदबूदार हवा के बीच सड़क मार्ग से चलने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी, अभी निर्देश दिया गया है जो हमारे वाहन के प्रभारी हैं कि अभी तुरंत एक हाईवा खोलेंगे। जो भी इस तरह कचरा खींचा गया है उसको तुरंत हटवाएंगे, रास्ते से हटवाएंगे। और जो भी क्या कहते हैं हड़ताल करना, उनका शांतिपूर्वक विरोध करना, दर्ज कराना उनका अधिकार है, परंतु इस तरह का उपद्रवी घटनाएं करेंगे तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। और क्या कहते हैं सभी पर नामजद FIR। महिला शौचालय एवं कॉमन रूम, महाविद्यालय कर्मियों एवं विद्यार्थियों का परिचय पत्र, 4 दीवारी की ऊंचाई बढ़ाने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर मोतीपुर प्रखंड के मोहम्मदपुर बल्मी चौक स्थित जीवछ महाविद्यालय में छात्र संघ के नेताओं का दूसरे दिन मंगलवार को भी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी रहा। छात्र नेताओं ने कहा कि महाविद्यालय के प्राचार्य कर्मियों द्वारा या प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा अभी तक हमारे अनशन के बारे में किसी प्रकार की जानकारी लेना कॉलेज प्रशासन ने उचित नहीं समझा। वहीं हमारे अनशनकारी नेताओं की तबीयत खराब चल रही है, इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा चिकित्सा सेवा मुहैया नहीं कराया गया। जब तक हमारी सभी मांगे कॉलेज प्रशासन नहीं मानता है, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। ऐसा है कि कल से ही यहाँ के छात्र और छात्र नेताओं द्वारा 11 बजे से ही आमरण अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे हैं, लेकिन कल रात्रि भी लोग अनशन पे ही रहे और इनके छात्र सहयोगी छात्र भी रहे। लेकिन यहाँ तक कि प्रशासन भी इन लोगों से पूछने तक नहीं आया कि हाँ क्या है, कैसे है, आप लोग किस कारण अनशन पे बैठे हैं। न इनकी हाल खबर ली गई, न कोई इनको सपोर्ट दिया गया। और यहाँ तक कि यहाँ के प्राचार्य से भी कोई संपर्क नहीं साधा गया। प्राचार्य तो छोड़ दीजिए, यहाँ के कॉलेज कैंपस के टीचर भी आकर इनसे नहीं पूछे कि हाँ आप लोग क्यों अनशन पे बैठे हैं, अनशन तोड़ दीजिए, आपकी जो समस्याएं हैं, 7 मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। और हमारे सहयोगी छात्र अमरजीत जो हैं, उनके कल से ही रात्रि से तबीयत बिगड़ रही है, इनकी BP भी लो हो गई थी, तो यहाँ के लोकल डॉक्टर को बुलाकर हम लोग इनका चेकअप करवाएं। लेकिन ये दवा खाने के लिए मना कर दिए कि जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। प्राचार्य द्वारा अभी तक तो कुछ प्राचार्य द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है, ना हमसे संपर्क साधा गया है। और प्राचार्य के साथ साथ मतलब प्रशासन से भी कोई अति नहीं हुआ है, अभी तक कोई कुछ नहीं लिया गया है प्रशासन के द्वारा भी संज्ञान में। और अभी PSC मतलब मेडिकल से भी कोई अभी नहीं कुछ यहाँ जांच पड़ताल के लिए। हमारे सहयोगी छात्र नेता का भी तबीयत भी बिगड़ रहा है। प्रखंड के मोहम्मदपुर बल्मी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में 70 फर्जी वोटर का नाम जोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर पंचायत समिति सदस्य श्रीकांत कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित शिकायत देते हुए उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की। श्रीकांत कुमार ने बताया कि प्रखंड कर्मी के द्वारा एक खास जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर इन लोगों का नाम वार्ड नंबर 4 में जोड़ा गया है। यहाँ बताते चले कि इन लोगों का नाम मोतीपुर नगर पंचायत में कुछ दिन पहले जोड़ा गया था, जिसका पुनः नाम मोहम्मदपुर बल्मी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में जोड़ा गया है। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि किसी कारणवश अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है तो इसे यथाशीघ्र ठीक कर लिया जाएगा। मोहम्मदपुर बल्मी पंचायत में 15 वार्ड है, जिसमें 8.5 वार्ड नगर पंचायत में कट चुका है
और 6.5 वार्ड जो पंचायत में रह गया, जिसमें से 4 नंबर वार्ड का कुछ अंश वार्ड में रह गया, कुछ अंश चला गया नगर पंचायत में। और पंचायत में जो वोटर की संख्या रह गई मात्र 170 रह गई, जिसमें से प्रखंड कार्यालय से जो यहाँ से सूची गया है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, पंचायत सचिव एवं अन्य लोगों का जो सिग्नेचर होकर के गया है जिला में, वह मात्र 170 वोटर का गया है। लेकिन उसके बावजूद और विलोपन सूची में भी वो 170 के अलावे कुछ नहीं आया, बाकी सब विलोपित हो गया है। लेकिन उसके अलावे पंचायत प्रखंड कार्यालय कर्मी की मिली भगत से और वर्तमान जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर के 70 फर्जी वोटर नगर पंचायत से फिर पंचायत में मिलाया गया है। जुड़ा गया है इसका आरोप नहीं है। वो 4 नंबर वार्ड का अधिकांश पार्ट कट के नगर क्षेत्र में गया है, तो जो नाम कटना चाहिए उसमें अधिकांश नाम कट गए हैं, कुछ नाम अभी भी जुड़े रह गए। तो नया जुड़ने की बात नहीं है, कुछ नाम जो कट जाना चाहिए था नगर क्षेत्र में जाने के कारण, वैसे कुछ नाम जो अभी शिकायत आई 60 से 67 नाम, उसको हम लोग चेक करवा के चुके, वहाँ पर कटने के लिए ऑलरेडी दिया हुआ था जिला में। किसी कारणवश अगर नहीं कटा है हम लोग उसको मिलान करवा के कटवा। जनप्रतिनिधि का कहना है कि जनप्रतिनिधि और प्रखंड कर्मी के मिली भगत से इस कार्य को अंजाम दिया गया है। नहीं, ऐसा हम लोग नहीं, ये हम लोग नहीं कर सकते किसी के मिली भगत से हुआ है, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट की तैयारी हुई है और वहाँ रिपोर्ट भी गया है ना, तो अगर उसमें कोई कमियां हैं रिपोर्ट के अनुरूप, अगर नाम नहीं कटा है, अभी भी शेष बच गया वोटर लिस्ट में, तो नाम कटवा के ही फ्रेश वोटर लिस्ट उस वार्ड का जारी होगा और उसी के आधार पर अभी चूँकि फाइनल पर वोटर लिस्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, जो कमियां हैं वो हम लोग दूर करवा। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत जिला समन्वय समिति सब पोषण समिति की बैठक की गई। बैठक में समेकित बाल विकास सेवाएं और योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी ने जिले में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी जिला समन्वय समिति के सदस्यों से ली। जिलाधिकारी ने बताया जिले में शिशु मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर में कमी आई है। राष्ट्रीय पोषण मिशन इस दर को और कम करने में जुटा हुआ है। पोषण दर में कमी आई है, मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और बच्चे जो सैम या नैम होते हैं उसमें भी काफ़ी कमी आ रही है और ये लगातार अभियान चलाया जाता रहेगा, लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार किया जाता रहेगा और भी इसमें कमी आएगी। मंगलवार को राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत जिला स्तरीय पोषण परामर्श केंद्र का जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने जिलाधिकारी को पोषण परामर्श केंद्र पर दी जाने वाली जानकारी के संदर्भ में बताया। जिलाधिकारी ने बताया कि सितंबर माह को पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है, जिसके तहत ये पोषण परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। परामर्श केंद्र पर खास करके गर्भवती महिलाओं को पोषण तत्व को आहार में शामिल करने को लेकर सलाह दिया जाएगा, जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हाँ, देखिए राष्ट्रीय पोषण माह विशेष रूप से ऐसे तो पूरे साल भर ये पोषण का अभियान चलता रहता है, लेकिन विशेष रूप से एक मासिक अभियान के तहत हम लोग यह प्रयास करते हैं कि जितने भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके माध्यम से उस पूरे पोषक क्षेत्र में लोगों को, खासकर जो गर्भवती माताएं हैं या जो कि धात्री माताएं हैं, इस श्रेणी के लोगों को पोषक तत्वों के आहार के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और लोग जागरूक हो सकें कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए जो खासकर लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं, विशेष रूप से फोकस किया गया कि स्थानीय परिस्थितियों में जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध रहती हैं उनमें कौन कौन से पोषक तत्व और किस रूप में उसका सेवन किया जाना चाहिए। इस पूरे पोषण माह के जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके दौरान हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पर इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और पोषक क्षेत्र के सभी लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जा रही है। उसी के क्रम में आज यहाँ पर भी इसका प्रदर्शन किया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि धीरे धीरे ऐसे इंडिकेटर्स में सुधार आया है जो धात्री माताएं हैं उनके स्वास्थ्य में, या जो गर्भवती माताएं हैं उनके स्वास्थ्य में, और जो बच्चे आ रहे हैं
उनके भी स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स में इजाफा हुआ है और इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते रहेंगे, लोगों की जागरूकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हेल्थ इंडिकेटर पे हम लोग काफ़ी आगे जाएंगे। मुजफ्फरपुर जिले में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम के द्वारा डीएम कार्यालय के समीप स्थित धरना स्थल पर सांकेतिक धरना दिया गया। आपको बता दें कि ये धरना बीते दिनों अतिक्रमणकारी गरीबों को उनके घर से बेघर करने को लेकर दिया गया है। अपनी प्रमुख मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से नगर आयुक्त ने पक्की सराय के नजदीक लोगों को घर से अतिक्रमण कहकर घर से बेघर कर दिया गया। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि इन लोगों को बेघर करने से पहले रहने का इंतजाम किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पहले ही उन लोगों को बेघर कर दिया गया, जिससे वे सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं। देखिए, ये जो धरना है बिल्कुल मानवीय संवेदना को झकझोरने वाले धरना है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को घर उजाड़ दिया गया, उनकी व्यवसाय छीन ली गई अतिक्रमण के नाम पर। यहाँ के जिला प्रशासन, हमारे जो नगर आयुक्त महोदय हैं विवेक रंजन मैत्रेय, वो तो ज़्यादती ही कर दे। पक्के सराय को जिस तरह से ध्वस्त किया है भवन को, उसमें एक और भवन के हिस्से में स्कूल चल रहा है और पूरे भवन को यह बताकर ध्वस्त कर दिया है क्या कि एबंडेंट है, क्षतिग्रस्त है। तो ऐसे में हम ये कहना चाहते हैं उनसे कि आपको पहले उसकी मरम्मत की व्यवस्था करनी चाहिए थी और आपने जो 267 जो अधिनियम 276 धारा जो नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत जो बताया उसमें घर ढाने की व्यवस्था उसमें नहीं दी गई है। लेकिन इससे में आप अपराधी के श्रेणी में आ गए हैं, इसलिए आपको माननीय न्यायालय में जाकर जवाब देना होगा। अशोक कुमार देशमुख। आज यह जो धरना दिया जा रहा है इस कोरोना महामारी के काल में, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश है कि किसी भी तरह का आंदोलन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं उसी केंद्र सरकार की उस आह्वान को लेकर जिसमें वो कोरोना में लॉकडाउन करते हैं और लोगों को कहते हैं अपने अपने घरों में रहने के लिए। लेकिन आज बड़ी अफसोस के साथ ये तमाम गरीब जो आज घर से बेघर हो चुके हैं, 50 साल से जहां रह रहे थे, जहां पर इनको जनप्रतिनिधियों ने एक वोट की राजनीति के तहत इनको राशन मुहैया कराया, वृद्धा पेंशन मुहैया कराया, बिजली लगवाया, नल जल योजना का लाभ दिया, लेकिन आज स्थिति दूसरी हो गई है। इन तमाम सरकारी सुविधाओं से युक्त घरों में रहते हुए भी ये आज बेघर हो गए, इनको घर से निकाल दिया गया है। ये किस राजनीति के तहत हो रहा है, इस बात को लेकर के आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह मांग करते हैं कि आपका वह कौन सा फरमान था, कहाँ गया वो फरमान जिसमें आपने तमाम जिला के जिलाधिकारियों को कहा था कि उजाड़ने से पहले बसाने का इंतजाम करना है। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि यहाँ बसाने का तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उजाड़ने की ऐसी कवायद चल रही है, ऐसा अभियान चल रहा है, लग रहा है कि जैसे मुजफ्फरपुर से तमाम गरीबों को मिटा देना है। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन और निगम प्रशासन काम कर रही है। इसको लेकर आज धरना के माध्यम से हम लोग सांकेतिक धरना दे रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी। मंगलवार को श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, अखिल भारतीय आदित्य परिषद और नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हिंदी दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ साहित्यकारों एवं सभी समाचार पत्रों के संपादकों को कलम के जादूगर, महान साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी रामवृक्ष बेनीपुरी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। युवक समिति ट्रस्ट, अखिल भारतीय आदित्य परिषद, नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हिंदी दिवस जो सप्ताह के रूप में मनाया जाता है 19 सितंबर रविवार को शहर के वरिष्ठ साहित्यकारों, सभी समाचार पत्रों के संपादकों, डेन समाचार के संपादक, सभी लोगों को कलम के जादूगर, महान साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह का भव्य आयोजन श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में होगा। साथ ही हम लोगों ने आज यह पूर्व से निर्धारित किया था
जिसकी सूचना हमने यहाँ के डीएम को भी दिया था कि जो जानलेवा बीमारी बच्चों में फैली हुई है, उसके लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल और केजरीवाल जहाँ जहाँ बच्चे भर्ती हैं उनकी हालत जानने के लिए नागरिक मोर्चा, आदित्य परिषद और नवयुवक समिति का एक प्रतिनिधि मंडल इसका दौरा करेगा। हम लोगों मंगलवार को महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय में हिंदी दिवस के मौके पर बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षकों के साथ साथ छात्राओं ने हिंदी भाषा पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर नलिनी विमोचन ने कहा कि हिंदी वैज्ञानिक परिष्कृत भाषा है। यह प्रतियोगिता छात्राओं के विकास में सहायक बनेगी। प्रोफेसर डॉक्टर राधा सिन्हा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग से आह्वान किया। कार्यक्रम संचालिका हेमा कुमारी ने जानकारी दी कि गीत, संगीत, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता में विजयी रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। पहले अपना परिचय देते हुए, मैं हेमा कुमारी, महिला शिल्प कला महाविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर से आज हमारे महाविद्यालय में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। हिंदी दिवस सह साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसमें हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नलिनी विलोचन सर अध्यक्ष की भूमिका में रहे। उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में हिंदी भाषा की महत्ता, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता, जीवन में उसका उपयोग और उसकी समृद्धि, इस पर विचार रखा। इसके साथ ही डॉक्टर कुमारी अनुपम गुप्ता गृह विज्ञान विभाग से उन्होंने कविता पाठ किया। हमारे विभागीय सदस्य हमारी डॉक्टर शिखा मैम, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया पूरी की और महाविद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान की। छात्राओं की भूमिका भी अविस्मरणीय रही। उन्होंने कविता पाठ, कहानी और भाषण, वाद विवाद संवाद प्रतियोगिता के द्वारा इस कार्यक्रम को सुशोभित किया और मंच संचालन की भूमिका में मैं डॉक्टर हेमा कुमारी रही। विभागाध्यक्ष के नाते मैंने इस कार्यक्रम का संचालन किया और हिंदी दिवस पर आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान हिंदी की दशा और दिशा पर प्रकाश डालते हुए जीवन में राष्ट्र की उन्नति के लिए इसकी आवश्यकता, इस पर प्रकाश डाला। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।